अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक खबर से करेंगे। पाकिस्तानी सियासत का एक अहम बाब आज हमेशा के लिए बंद हो चुका है। साबिक वजीर आला पंजाब, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर सामने आते ही सियासी हलकों में गहरे दुख और अफसोस की फजा कायम हो गई है। मियां मंजूर वट्टू का जस्द खाकी उनकी रिहाइश गाह मॉडल टाउन से आबाई गाँव वसावे वाला मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उनकी तदफीन की जाएगी। वो तवील अरसे से सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला थे और आज वो एक तवील सियासी सफ़र के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मियां मंजूर अहमद वट्टू उन सियासतदानों में शुमार होते हैं जिन्होंने मकामी सियासत से आगाज़ करके सूबाई और वफाकी सतह तक अपनी शनाख्त बनाई। ज़िला काउंसिल ओकाड़ा के चेयरमैन से लेकर 3 मरतबा वजारत आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वजीर उमूर कश्मीर तक का सफ़र उनके सियासी कदकाठ और तजुर्बे की अक्कासी करता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्तगी और आज़ाद हैसियत में कामयाबियाँ उनकी सियासी बसीरत और हालात के मुताबिक फ़ैसले करने की सलाहियत को ज़ाहिर करती हैं। उनके इंतकाल से न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क की मजमूई सियासत एक तजुर्बाकार सियासतदान से महरूम हो गई है। अल्लाह ताला मरहूम को मग़फ़िरत अता फ़रमाए और अहले खाना को सब्र और हौसला अता करे। दूसरी जानिब सियासी मैदान की जाए तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इस वक्त सियासी कशीदगी का माहौल है। हुकूमत का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ ऐसी राह पर चल रही है जहाँ से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत की जानिब से कभी तहरीक इंसाफ को उसकी सियासी तर्ज अमल पर ख़बरदार किया जा रहा है, तो कभी ये पेशकश की जाती है कि अगर तहरीक इंसाफ रियासत के साथ ताउन करेगी और मज़ामत का रास्ता तर्क करेगी तो उसकी सियासी मुश्किलात में कमी के इम्कान पैदा हो सकते हैं। पहल तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने माइनस बानी PTI समेत सूबे में गवर्नर राज की बाज़गश सुनाई दी। अब हुकूमत इन इम्कानात को मुस्तरद नहीं कर रही, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि हुकूमत फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी इकदाम उठाने से पहले सोच समझ कर ही फैसला करना चाहती है। ज़ाहिर है हुकूमत का कोई भी गलत फैसला उसकी मुश्किलात बढ़ा सकता है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को यह पेशकश की जा रही है कि अगर वो तामीरी सियासत करेगी तो फिर बानी PTI से भी पार्टी रहनुमाओं और बहनों को मिलने दिया जा सकता है। और वज़ीर इत्तलात अता तारण भी ढके छुपे अल्फाज में इस बात दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का रवैया बेहतर हुआ है, आगे मज़ीद हालात देख कर फैसला किया जाएगा। अब वज़ीर इत्तलात के इस बयान से बज़ाहिर ये तासुर भर रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपना गर्म लहजा नरम कर लिया तो फिर मुमकिन है हुकूमत बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं और बहनों से मुलाकात करा दे। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ हुकूमत ये दावा करती है कि बानी PTI से मुलाकातों का मामला अडयाला जेल की इंतजामिया करती है, और दूसरी जानिब अता तारण के इस बयान से यह तासुर मिलता है कि बानी PTI से मुलाकात कराना हुकूमत के इख्तियार में है। बहरहाल इस तमाम तर मामले में अहम बात यह है कि हुकूमत वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए भी मुमकिन ग्रीन सिग्नल दे रही है। अब ये सवाल अहम है कि साबिक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को तो तहरीक इंसाफ के बकौल इसलिए हटाया गया था कि वो मफाहमत और मज़ाहमत दोनों बयानियों को एक साथ रख कर चल रहे थे, और अब सुहेल आफरीदी के हवाले से हुकूमत का मसबत इंडिया इस सवाल को जन्म दे रहा है कि क्या सुहेल आफरीदी भी अली अमीन गंडापुर की रवश पर चल रहे हैं। पार्टी के अंदर से यह तासुर भी उभर रहा है कि सुहेल आफरीदी अपने कारकुनान और अवाम को मुतमईन करने के लिए महज जारहाना बयानबाजी कर रहे हैं। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ के कदमों को मज़ामत का बयानिया जकड़े हुए हैं, तो वहीं आपस के इख्तलाफात भी तहरीक इंसाफ के सियासी मकासद के हुसूल में सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं। मज़ामत का बयानिया पार्टी को बानी PTI से दूर कर रहा है, और आज भी अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन होने के बावजूद पार्टी रहनुमाओं और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, जिस पर अलीमा खान ने एक बार फिर फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। खान कहती है कि बानी PTI को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है, ये जहनी तशद्दुद है। आज हमारी हिकमत अमली तैयार है, वापस नहीं जाएंगे। बानी PTI से मुलाकात ना होने पर अलीमा खान एहतजाज और ठोस हिकमत अमली की बात कर रही हैं, और अलीमा खान कुछ अरसे से बानी PTI से मुलाकात ना होने देने पर मुसलसल एहतजाज और धरना देती दिखाई दी है, जिस पर हुकूमत ये इशारा दे चुकी है कि अगर इस रविश को ना बदला गया तो हुकूमत मुतबादिल हिकमत अमली अपना सकती है। अब मुतबादिल हिकमत अमली हुकूमत के पास क्या है, अलीमा खान के पास क्या है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास क्या है। अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे वक्त हमें ज्वाइन किए हुए। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याजी साहब, सबसे पहले तो ये फैक्ट्री नाके पे जो धरना है और अलीमा बीबी ये कह रही है कि हिकमत अमली लेके आई हुई है, ये क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रैटेजी है जो बानी PTI से मुलाकात कराने में कामयाब हो जाएंगी आज? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज एक दफा फिर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसके ऊपर UN के खसूसी नुमाइंदा ने भी मतलब बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट भी दी है हुकूमत पाकिस्तान को कि एक ऐसा कैदी जिसको वो फंडामेंटल उसके राइट्स हैं, उसके जेल मैनुअल्स के मुताबिक राइट्स हैं, अदालतें उसके ऊपर फैसले दे चुकी है कि वो अपनी फैमिली के साथ मिल सकता है, वो अपने लॉयर के साथ मिल सकता है, अपनी लीडरशिप के साथ मिलता है।
तो आज एक दफा फिर ये साबित किया है कि फस्तायत जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि इन सारे जो हकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है। बिल्कुल हिकमत अमली है, होश के साथ है और पुरअमन है। वहाँ पे फैमिली बैठी है, कारकुन बैठे हैं, लीडरशिप बैठी है। तो यही हिकमत अमली है कि हम हौसले के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, कैथारसिस पे, डिबेट पे और पीस ऑफ माइंड के साथ आगे नहीं, लेकिन बढ़ती ऐसा है। धरने ये और हमारा एहतजाज यकीन की है। हिकमत अमली बानी पीटीआई से मुलाकात का रास्ता हमवार करेगी या फिर ये रास्ता मजीद दुश्वार गुजार बना देगी? सवाल बड़ा सादा सा। देखिए, आज कौम को जो असल मसला सिर्फ मुलाकात का नहीं है बल्कि कानून और आइन का भी है। उसकी वजह है कि आज पूरी कौम देख रही है कि वहां पे जब जाती है, फैमिली जाते हैं, लायर जाते हैं, लीडरशिप जाती है, तो उनके साथ जो सलूक होता है वो पूरी कौम देखती है कि किस बदतहजीबी के साथ और किस फस्तायत के साथ जो है उन पे तशद्दुद होता है, उन पे पानी फेंका जाता है, उन पे उनको डराया धमकाया जाता है। तो ये सारा कौम देखती है, उस पूरी दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रही है। आप देखें कि इंटरनेशनल अल जजीरा, खलीज टाइम्स, पूरी दुनिया के जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। नहीं, ये जो रविश है जो एहतजाज की है या मुजाहमत की है, आपको लगता है कि ये रास्ता हमवार कर सकती है, बेहतरी ला सकती है? जो हालात इस वक्त है उसमें कोई देखिए स्पेस पैदा करा सकती है पीटीआई के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ना अपने दरवाजे मज़ाकरात के बंद किए थे और ना एहतजाज के बंद किए हैं। हमेशा ये हमा वक्त साथ साथ चलता रहता है। इसमें कोई, देखिए, ये फंडामेंटल राइट है हम पार्टी का कि वो एहतजाज भी करे, वो पुरअमन तरीके के साथ आगे भी बढ़े, वो डिबेट भी करे, वो कतारसिस भी करे, वो मुज़ाकरात भी करे। लेकिन मुज़ाकरात के लिए जो इख्तियारात हैं वो महमूद अचकज़ई को और अल्लामा नासिर साहब को कि वो मज़ामत का रास्ता इख्तियार करते हैं या मुज़ाकरात का करते हैं, तो वो इख्तियार उनके पास है। लेकिन हमारी जो अब देखिए ना, कोशिश यही अचकज़ई है साहब हो कि या पूरा राजा नासिर अब्बास साहब हो, इनका अमन बराह तरीके रास्त के तो साथ। पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है सर। यानी फैसले जो पीटीआई के फैसले हैं वो पीटीआई के बाहर से होंगे? नहीं, जो हिकमत अमली है उसके फैसले जो है वो इन दो शख्सियात को दी गए हैं। पीटीआई फैसले अपने खुद करेगी कि और सजेस्ट भी करेगी लीडरान को कि हमारी पार्टी के लोग जो वर्कर जो है वो क्या चाहते हैं। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कौमी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? और फिर खबरें तो ये भी थी, इतला थी कि पीपल्स पार्टी को भी इसमें मदऊ किया गया है। तो इस कौमी कॉन्फ्रेंस के से क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या एजेंडा है और क्या अचीव करेंगे? जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया और कानून और आइन की हुक्मरानी, ये हमारे बेसिक एजेंडे हैं। नहीं, ये मैंडेट अब आपने जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे दिया है सर? नहीं, मैंडेट नहीं दिया। देखिए, हम सब पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है, मईशत की जो हालत है, बेरोजगारी के जो आलम है, उसके बाद महंगाई किस सतह पे पहुंच चुकी है, आज आपके मसाइल हैं, आपके केपी के अंदर दहशतगर्दी है, आपके उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट है। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो समझती है कि हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरी कहलाती हैं, तो उनको अब खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जाहिर है ये जो भी लोग हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हों या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों जो आज बात भी कर रहे थे, तो क्या अब ये फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आइंदा क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्या तय करना है? क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये कहा है ना कि महमूद खान अचकज़ई साहब फैसला करेंगे कि एहतजाज करना है या बातचीत करनी है। वो तो मैंने आपको पहले अपने सेगमेंट में बता दिया ना कि खान साहब ने उनको इख्तियारात दिए हैं। नहीं, लेकिन अभी हम सुहेल अफरीदी साहब को 2 रोज पहले पेशावर जलसे में सुन रहे थे कि अब या आज़ादी होगी या कफन होगा। खान साहब का फैसला आ गया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने अंदर खान साहब का फैसला चलता है, तो ये मैंडेट खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को दे दिया सर? जी बिल्कुल, उनको दिया है, लामा साहब को दिया है कि वो बैठे फैसला करें और क्या हिकमत अमली तय करते हैं, उनको दिया ये इख्तियार। यानी आप ये समझते हैं पीटीआई में किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है? ये वही पीटीआई है जो महमूद खान अचकज़ई साहब के ऑपोजिशन लीडर होने पर भी एतराज करती थी सर। जब ऑपोजिशन लीडर के लिए नॉमिनेट किया गया तो उस पर भी पीटीआई ने एतराज किया।
बात सुने ना, असल में देखें, हम पोलराइजेशन कौम के अंदर नहीं चाहते, हम कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं। और हमारी आज़ादी की जो तहरीक है आइन और कानून के लिए, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कानून की फर्मा रवाई होगी तो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ सकता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, हम कौम के लिए सोच रहे हैं। और खान साहब तो कहते हैं कि मुझे एनआरओ नहीं चाहिए, मेरे केसेस मेरिट की बुनियाद पे देखे जाएं। नहीं, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने ऊपर अदम एतमाद है, जो लीडरशिप इस वक्त लीड कर रही है पीटीआई को, जो ग्राउंड पे है, नहीं उस नहीं पे अदम नहीं एतमाद है नहीं कि फैसले नहीं महमूद खान चकजई पर छोड़ दिए? देखिए, खान साहब पार्टी के पैटर्न इन चीफ है, वो बेहतर समझते हैं और उनका एतमाद की बात नहीं है, हालात और वक्त की बात है। और जिस वस्तायत का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, वो भी शायद तारीख में कभी इतना नहीं हुआ, किसी के साथ गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया। आप हमारे सैकड़ों लोग जो है वो जेलों में पड़े हैं, लीडरशिप खान साहब हमारी, मतलब पहली दफा आप देख लें कि इतना कुछ हो रहा है। नहीं, लेकिन महमूद खान चकजई साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें या भी उनके कंडक्ट को देखें तो वो भी बातचीत के हामी नजर आते हैं। वो भी शायद इस तरीके से हुकूमत का धड़न तख्ता करने या सड़क पे आने के या फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात करते हुए तो नजर नहीं आते। एक तरफ सुहेल आफरीदी साहब है जो स्टेटमेंट देते हैं, जो लगता है कि पार्टी का पॉलिसी स्टेटमेंट है, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है। दूसरी तरफ वही फैसले का इख्तियार महमूद खान चकजई, वो महमूद खान चकजई जो बिल्कुल ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट सुहेल आफरीदी सेड, वो ये बात करते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस बात करें तो हमने पहले भी मज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे थे। ये तो गवर्नमेंट है कि वो हमेशा मज़ाकरात के नाम पे हमें धोखा दिया गया है, इसलिए हम बड़ा सोच समझ के। और फिर आपने देखा कि जब पुरअमन तौर पे डी चौक के अंदर पार्टी आई तो उसके साथ क्या सलूक हुआ, ये भी तारीख का हिस्सा है। तो इसलिए हम कोई भी काम जो है वो जज्बाती अंदाज से नहीं, हमने पहले कहा कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मज़ाकरात पे भी यकीन रखती है, मज़ाहमत पे भी यकीन रखती है, यानी कि वो समझती है कि आइन हमें इजाज़त देता है। तो हमेशा हमने पुरअमन तौर पे आगे बढ़ने की बात की है। तो नहीं, अल्लाह लेकिन माफ भाई करे साहब तो इस हमने वक्त ना असला तो उठा के तो बात मुज़ाकरात नहीं। करती हुई पीटीआई नजर आ रही है, ना ही प्रैक्टिकली मज़ामत उस अंदाज में करती हुई नजर आ रही है जो इफेक्टिव हो, इतनी तवाना हो कि हुकूमत जो है एक इंच भी पीछे हट सके। तो क्या ये समझा जाए कि पीटीआई इटसेल्फ कंफ्यूज्ड है? वो तो हाल आप जैसा है ना, जो आप अब अपने मीडिया को देखें, आपको मीडिया को इतनी आज़ादी दी है इस ने। हम जिस माहौल के अंदर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही समझती है कि वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों को डी सीट किया जा रहा है, अपोजिशन लीडर को उठाया जा रहा है सेनेट से, पंजाब से। लीडरशिप जेल में बैठी है, वर्करों पे ओवर सैकड़ों हजारों लोगों पे को पर्चे हैं। इस माहौल में भी अगर पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का झंडा को बुलंद करके खड़ा है तो हिम्मत की बात है, वो जहाद कर रहा है। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है उनके पास कोई भी कि जो कम से कम इस सिचुएशन से निकाल नहीं सके। है, देखें, बिल्कुल है। उसके लिए देखें, हम समझते हैं कि जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जितनी बेरोजगारी है, उसकी वजह से आज जितनी महंगाई है, आज लोग खतरे गुर्बत से 12 करोड़ 12.5 करोड़ लोग नीचे चले गए हैं। 3-3.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास तो कोई मतलब एजेंडा ही नहीं है इकोनॉमी। तो इसलिए तो हम अपनी बात नहीं करते, हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के ऐसा दिफा वैसे की बात माजरत के करते साथ हैं। इख्तलाफ है मुझे इस पॉइंट से, क्योंकि ऑपोजिशन तो हकीकी मानों में आवाम के लिए ऑपोजिशन तो नहीं कर रही ना, जो अवामी इश्यूज पे बात कर रही हो, कोई गवर्नेंस के मसाइल को उजागर कर रही हो, कोई इकोनॉमी तो के मैं ऊपर बात जो कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म कर रही हो, उसको भी तो अपने केसेस की मैं तो फिक्र है, कर रहा यानी हूँ। पीटीआई से मुलाकात की फिक्र है। नहीं, मैं अभी जो बातें की हैं तो ये मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एज ए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये हमारी आवाज तो है कि उसमें आज आपकी सीमेंट इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, आधी से ज्यादा आपकी मैं टेक्सटाइल यही तो अर्ज इंडस्ट्री कर रहा हूं बंद हो सर कि चुकी है, फ्लोर ऑफ द आपकी हाउस लार्ज कितनी बार इन इश्यूज को टेकअप मैन्युफैक्चरिंग किया है इंडस्ट्री पीटीआई बंद ने? है। फ्लोर ऑफ द हाउस आपको जितनी स्पेस दी जा रही है वहां पे आवाज उठाई जा रही है, ये बात नहीं है। नहीं साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ पीटीआई सड़क पे आने की बात कर रही है, एहतजाज की बात करती है, मज़ाहमत की बात करती है, दूसरी तरफ यूँ लगता है कि जैसे अब सारे के सारे मामला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे या महमूद खान चकजई को पे छोड़ के कौमी कॉन्फ्रेंस बुला के दूसरी तरफ एक तासुर दिया जा रहा है कि बातचीत के ऊपर भी बिलीव करते हैं
मुफाहमत भी हो सकती है। बारकैफ दोनों कश्तियों के सवार एक कन्फ्यूजन, एक मखमस पीटीआई जरूर नजर आती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। हुकूमत की जानिब से माशी इस्तेहकाम और बेहतरी के दावे अपनी जगह, लेकिन अगर आदादोशुमार की ज़बान में बात की जाए तो माशी तस्वीर कहीं ज़्यादा पेचीदा और तशवीशनाक दिखाई देती है। ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई जो 20 महीने हैं उनके गुजर जाने के बावजूद जो माली हक़ाइक़ सामने आए हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान बदस्तूर कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा दस्तावेज़ात के मुताबिक मौजूदा वफाकी हुकूमत की इब्तदाई 20 दौरान मजमूई कर्जों में 12,169 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं है। ये इजाफा मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के 20 माह के अरसे में हुआ, जिस दौरान वफाकी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर मकामी और बैरूनी ज़राए से कर्ज लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जों में 11,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि इसी मुद्दत के दौरान बैरूनी कर्जों में 869 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इन इजाफों के बाद अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज बढ़कर 76,979 अरब रुपए तक जा पहुंचा। अगर आदादोशुमार का मवाजना किया जाए तो सूरत हाल और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। जैसा कि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 64,810 अरब रुपए था, जो सिर्फ 20 माह में तकरीबन 12,000 अरब रुपए से जायद बढ़ गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी 2024 तक मरकजी हुकूमत का मकामी कर्जा 42,675 अरब रुपए था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 53,975 अरब रुपए हो गया। इसी तरह फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा 22,134 अरब रुपए था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 23,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। अब ये आदादोशुमार इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि हुकूमत को अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात, बजट डेफिसिटों की वापसी और तरक्याती अखराजात के लिए मुसलसल कर्जों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरफ हुकूमत माशी तरक्की, इस्तेहकाम और बेहतरी के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब कर्जों में ये मुसलसल इजाफा इस सवाल को जन्म देता है, क्या वाकई मईशत पायदार बुनियादों पर खड़ी हो रही है या फिर ये तरक्की कर्जों के सहारे हासिल की जा रही है। अब कर्जों में इजाफे की मुमकिना वजूहात पर नज़र डाली जाए तो इसके कई अवामिल सामने आते हैं। सबसे बड़ी वजह बजट डेफिसिट है, जहाँ हुकूमती आमदन अखराजात को पूरा करने से कासिर रहती है। फिर टैक्स नेट का महदूद होना, टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी मईशत और मराहत याफ्ता तबकात पर मौसर टैक्स ना लगना हुकूमत को कर्ज लेने पर मजबूर करता है। इसके अलावा कर्जों पर जो बढ़ता हुआ सूद है, सरकारी इदारों के नुकसानात, तवानाई के शोबे का गर्दशी कर्जा और रुपये की कदर में कमी भी कर्जों के हजम को बढ़ाने का सबब बनती है। फिर बैरूनी सतह पर IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के प्रोग्राम्स भी हुकूमत को सख्त माली फैसले करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स के तहत मिलने वाला कर्ज भी बिलाखिर मजमूई कर्जों में इजाफे का बाइस बनता है। यूँ पाकिस्तान एक ऐसे दायरे में घिरा हुआ नजर आता है जहां पुराने कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लेना नागुज़ीर हो जाता है। अब सवाल यह कि कर्ज से निजात का हल क्या है, तो इस हवाले से माहिरीन मईशत के नज़दीक इसका वाहिद रास्ता पायदार माशी इस्लाहात है। अब क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं, और इस वक्त जो इकनॉमिक आती है क्या ये बहुत ग्रिम है या वाकई जो हुकूमत क्लेम करती है कि बहुत पॉजिटिविटी की तरफ गामजन है। इस वक्त माहिर मईशत, माहिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वो अशार मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं कि कर्ज़ों के साए में हम पलकर जवाब हुए हैं, कशकोल बन गया है कौमी निशाह हमारा। तो ज़ाहिर है वफाकी एक ऐसे वक्त में कि जब NFC के हवाले से 18th अमेंडमेंट जो है उसको रिवाइज़ करने की भी बात होती है, NFC प्रोग्राम के ऊपर भी काम हो रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है इसको पूरा करने के लिए वफाक ये कहता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये जो सारे आदाद शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में सामने आए हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? थैंक यू रेहान। आई थिंक दिस इज अ ट्रूली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई मस्ट से कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। सो लेट्स पिक अप वेयर वी आर टुडे एंड व्हाट स्पेस डू वी हैव and what space do we have to really do what kind of reform is possible। देखिए, एक तो बात यह है कि 24वीं बार एक ICU के डॉक्टर के दर पे खड़े हुए हैं, एक एक किस्त बाय किस्त जिंदा हैं, और उसी किस्त की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, जिसका मतलब है अफरात ज़र, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी बिकॉज आपने इकोनॉमी को स्लो किया, तो आपको अपनी सूद यानी कि पॉलिसी रेट को कम करने की फ्रेम जिसे कहेंगे स्पेस मिली। अब जब वो स्पेस मिली तो आपने ये देखा कि आपका जो कर्ज की पेमेंट है, सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क का है कौन? पाकिस्तान की स्टेट, राइट, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया।
तो उसका जो कर्ज अगर 9,000 अरब देना होता उसने इस साल, वो 8,200 अरब के करीब पे छोड़ रहा है। आई थिंक इससे भी नीचे चला जाएगा, तकरीबन 8,000 अरब के अंडर जाके कहीं ये पूरी फाइनेंसिंग होगी, एक्सटर्नल और लोकल। इसमें मच्योर जो हो रहा है वो भी डेट वापस हो रहा है, और जो लार्जर पोर्शन है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है। अगर मैक्रो स्टेबिलिटी ना आती तो आप कभी भी ये 8,000 के अंडर ना आते, आप 9,000 से ऊपर होते। तो पहली चीज ये है कि बार बार इस मुल्क को आप मैक्रो इनस्टेबल करते हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी, मैक्रो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क को ठीक करें, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह आप मुल्क को चलाते हैं फिजिकल का खसारा बढ़ा के, जिसका क्या मतलब है, जब आप गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, क्यों करती है? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपका टैक्स कम है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जिस मुल्क का 10% के करीब हो, एफबीआर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल 12-12.5% पे हो, आपकी एडजॉइनिंग कंट्रीज जो हैं वो 16 और 18 के करीब हैं। सो खुद ही आप बता सकते हैं, एनएफसी अगर किए हुए मतलब दिहाई गुजर जाए और आप उसको रिव्यू ना करें और 57.5% सूबों को दे रहे हों और फिर उनसे ही सरप्लस मांग रहे हो ताकि गुजारा चल रहा हो, तो आपको ये अंदाजा होगा ना कि ये दूसरा काम था। अगर आपने कर लिया होता, सूबों का टैक्स टू जीडीपी इज 0.8% इस वक्त। ये एनएफसी में लास्ट 2010 में लिखा था रेहान कि ये 1.5% हो जाएगा। आज के आदादो शुमार के मुताबिक ये 3% होना चाहिए, क्योंकि बहुत से टैक्सेशन उनके पास है। फिर 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप चला रहे हैं वफाक में, आप उनका खर्चा भर रहे हैं। 2023 की एक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक की कोट करनी पड़ रही है। उसमें यह लिखा हुआ है कि 328 अरब करंट का खर्चा है, यानी कि जारी खराजात में उन 17 सब्जेक्ट्स का, जो कि वफाक नीचे दे चुकी है 18वीं तरमीम के मुताबिक। आईएमएफ ने तो नहीं रोका, आपने ये काम नहीं किया, आपने एनएफसी का जिक्र किया तो मैंने उसको भी कवर कर लिया। अब आप आइए कि ओवरऑल आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% क्यों है? क्योंकि आप कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते, आप ट्रेडेबल सेक्टर्स पे यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाना चाहते हैं। अभी भी आप एफईडी एग्रीकल्चर पे बढ़ाने जा रहे हैं, जो मिनी बजट की बात हो रही है। आप सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाना चाहते हैं, पर आप प्रॉपर्टी, नॉन ट्रेडेबल लैंड, नॉन ट्रेडेबल पाकिस्तान की रिटेल और होलसेल, जिसपे मतलब सेल्स टैक्स भी बहुत कम वसूल होता है, बहुत बड़ा गैप है, और इनकम टैक्स में तो ऑब्वियसली है ही है गैप। तो डॉक्टर साहब, इसमें मसला क्या है? पॉलिटिकल विल का इशू है या पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो लूज होने का एक डर है जो रहता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाते, जो मैंडेटरी है लेकिन कर नहीं पाती गवर्नमेंट? That's a truly good question, right? पहली बात यह है कि आपका माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा ये करने के लिए। अगर आप हर वक्त इसी माइंडसेट में चलेंगे कि मैं आज एफसीडीओ को बुलाऊंगा वो मुल्क ठीक करेगा, आज मैं किसी मल्टीलैटरल को बुलाऊंगा वो टार्प का प्रोग्राम लिखेगा, अगर मैं किसी को बुला के राइज लिखवाऊंगा, इस तरह मसला बनना नहीं है। पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान के सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने ठीक करना है। दिस इज अ टेक्निकल विल प्रॉब्लम। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस मुल्क में भी मसलन डेट पे इतना काम होने वाला है, शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म टी बिल्स टू लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स, शेयर ऑफ कंसेशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। मैंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। हर साल 25 अरब डॉलर खड़ा हो जाता है, आपको उसको 5 साल के लिए रीप्रोफाइल करना चाहिए और एक 5 साल की क्लियर स्ट्रैटेजी सामने आ जानी चाहिए ताकि ओवरहैंग उठ जाए। इसी तरह ग्रेजुअली रिलायंस, ये जो कमर्शियल बोरिंग पे, इसको घटाना पड़ेगा। प्राइमरी सरप्लस एक कोर चीज है, जिसका मतलब है कि आप जब निकाल दें डेट सर्विसिंग को तो यू शुड बी मेकिंग मनी। उसको एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, मैंने तो एक चीज सामने रखी है, एसओई मना किया है किसी ने। एनर्जी सेक्टर पे इस दफा क्या 800 अरब खर्च करने जा रहे हैं, किसी ने मना किया है कि ना करें। पेंशन रिफॉर्म किसी ने मना किया है कि ना करें। यार, these are subsidy reform, BISP का रिफॉर्म, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये एक वक्त है, ये एक स्पेस है, इन सब चीजों को अगर ठीक कर लेंगे, और मैं ये भी कहता हूं, बिफोर डूइंग टैक्स रिफॉर्म डू एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, सी हाउ मच स्पेस इज क्रिएटेड। आगे चले। अब डॉक्टर साहब, ये हमेशा हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की बहुत बात सुनते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, तो वो मैंने तो आपको इस पे बात करते हुए पहले भी सुना है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो सिर्फ है ना, ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स है, होता कुछ भी नहीं है और इससे फर्क भी पड़ने वाला कोई नहीं। I absolutely agree and I hold that position. मैंने कई दफा न्यूज अखबार में ये चीज लिखी है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स, गाड़ियां बंद करना, आर नॉट लोग नए हायर ना करना, ये नहीं है। आपका पेंशन का बोझ बन रहा हो 1000 अरब रुपया, और आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं 2 गाड़ियां बंद कर दूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाट इज गोइंग टू वर्क इज कि आप अपने वो खर्चे नीचे दे दें, आप अपने ये सारे एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स होते हुए दिखाई दें, आप अपना। फिर दूसरी बात यह कि ग्रोथ ओनली
can get you out of this. उस ग्रोथ का जो फ्रेमवर्क है वो सारा बना के सामने लाएं. That's your trajectory for the next 5 बिल्कुल years. सही डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रोथ लेड इकोनॉमी होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे. लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. सिंध में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का अमल एक बार फिर शदीद तनाज़े की जद में आ गया है, जहां एमडी कैट के नताइज और मेरिट फार्मूला खुला सवाल बन चुका है. मामला यह है कि पीएमडीसी ने इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की 400 से ज्यादा नशस्तों पर दाखिलों के लिए ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जिसमें मुख्तलिफ बरसों के एमडी कैट नताइज को बगैर किसी वाज़ेह ऐलान और शदीद शुदा फार्मूले के यकजा कर दिया गया. और इसी फैसले के खिलाफ 25 से ज्यादा तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है. दरखास्त गुजारों का कहना है कि 2024 में एमडी कैट देने वाले उम्मीदवारों को गैर मामूली तौर पर ज्यादा नंबर्स देकर 2025 के उम्मीदवारों के साथ ही मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया, जिससे मुकाबला गैर मुनसिफाना हो गया है और कई अहल तलबा महज पॉलिसी के फर्क की वजह से मेडिकल की नशस्तों से महरूम हो गए. तलबा के मुताबिक मसला सिर्फ नंबर्स का नहीं है बल्कि मेरिट के उस उसूल का है जिस पर पूरे दाखिले का निज़ाम खड़ा होता है. दरखास्त गुजार तलबा का मौक़िफ़ यह है कि माजी में हर साल एमडी कैट के नताइज सामने आने के बाद एक तयशुदा मेरिट फार्मूला नॉर्मलाइजेशन तरीका अपनाया जाता है, लेकिन इस बार सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है. और ये नॉर्मलाइजेशन तरीका होता इसलिए था ताकि मुख्तलिफ इम्तहानी सालों के नताइज में फ़र्क को मुतवाज़न किया जा सके. ताहम इस बार ना तो ऐसा कोई फार्मूला बाकायदा तौर पर जारी किया गया है, ना ही ये वाज़े किया गया है कि मुख्तलिफ बरसों के स्कोर को बराबर कैसे समझा गया है. नतीजतन 400 से ज़ायद सीटें ऐसे उम्मीदवारों को मिल गई जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरते थे. तलबा का कहना है कि इस फैसले से उनके बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं और पीएमडीसी ने अपने ही कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है. इसी बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों में पीएमडीसी, वफाकी वजारत कौमी सेहत, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को फरीक बनाया गया है. अदालत ने इस मामले की हसासियत को देखते हुए तमाम फरीकैन से 22 दिसंबर तक जवाब भी तलब कर लिया. ये मामला असल में है क्या, और क्योंकि वो साबजुदे से कोर्ट के अंदर जो इन पर्टिकुलर जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्टूडेंट्स क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं. इस वक्त डॉक्टर मसूद शेख ने हमें ज्वाइन किया है, जो सदर है डॉक्टर्स एसोसिएशन के. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बात तो ज़ाहिर नज़र आती है कि 2024 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए उस बार क्राइटेरिया मुख्तलिफ होगा, उस वक्त के जो टेस्ट हैं वो मुख्तलिफ होंगे. ज़ाहिर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है या वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं. 2025 में ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉलिसी हो सकती है. तो इन दोनों को आप ये कह रहे हैं कि इक्वल रखा गया है पलड़े में, यानी 2024 में जो अपीयर हुए, जो उनके मार्क्स थे वो 2025 में भी अप्लाई हो सकते हैं और वो हुए, जिसके नतीजे में 400 लोग मुतासर हुए हैं. क्या हमेशा से ऐसा नहीं होता था? पहले पॉलिसी, ये नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी क्या थी जो अब मुख्तलिफ हो गई? मैं अर्ज़ करूँ कि पीएमडीसी के ज़ेर एहतमाम जो एमडी कैट होता है, पहले 18 साल ऐसे होता रहा कि एक से एक साल का जो एमडी कैट है वो उसी साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद अगले साल के लिए नया एमडी कैट लिया जाता है. और जो भी उस साल के जो बेस्ट 3000 या उसके करीब बच्चे हैं उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिल कर दिया जाता है, जो उनका राइट है. अगर वो टेस्ट आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है. लेकिन जब 2022 के अंदर जब इन्होंने उसकी वैलिडिटी को 3 साल कर दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 1 साल के बच्चे होंगे उनका एमडी कैट का रिज़ल्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा. लेकिन अगर इसकी डिफ़िकल्टी इंडेक्स एक ही रहता जैसे कि पिछले सालों में तकरीबन मिलता जुलता रहा था तो फिर ये मसला क्रिएट ना होता. लेकिन मसला इस वजह से क्रिएट हुआ कि 2024 में जो एमडी कैट किया गया वो नहायत ही आसान था, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा नंबर हासिल किए. उसका मैं एनालिसिस आपको दे देता हूँ कि 2024 में जिन बच्चों ने 94.4 से ज़्यादा नंबर हासिल किए उनकी तादाद 2800 थी पंजाब में, जबकि इस साल जिन बच्चों ने 94.4 से ज़्यादा नंबर लिए उनकी तादाद तकरीबन 817 थी. यानी इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल 4 गुना बच्चे इससे ज़्यादा नंबर लेके आ चुके थे. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे पिछले साल ज़्यादा नंबर थे उनमें से तकरीबन 3000 से ऊपर बच्चा दाखिल हो गया. लेकिन जब इस साल का मेरिट बना तो जो पिछले साल के आसान टेस्ट के ज़रिए से जो बच्चे आए थे उन्होंने दोबारा कंपटीशन में हिस्सा लिया और नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 2500 के करीब बच्चा इस साल भी
2024 के एमडी कैट की वजह से इसमें दाखिल हो रहा है। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम खासा अंडरस्टैंडेबल है जो आप बात कर रहे हैं, वो समझ आती है। बात यह है कि कोई रैशनलाइजेशन पॉलिसी नहीं है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो ई कैट देते हैं, अगर वो 2024 में अपीयर होते हैं तो 2024 के नताइज बेआईनी ही 2025 में अप्लाई नहीं होते, बल्कि कुछ परसेंटेज उसकी काट ली जाती है, और 2025 में अगर आप उसको कंसीडर कराना चाहते हैं तो वो परसेंटेज की कटौती होगी, फिर वो कंसीडर होंगे। तो क्या यहां पे ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली वही परसेंटेज जो आपने अचीव की है वो 2025 के अंदर भी एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली सेम? इम्पॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की है कि अगर वो इक्वलाइजेशन कर दी जाती और दोनों इम्तिहानात को मसावी करार दे दिया जाता, एक फार्मूले के तहत एक उसके अंदर इक्वलाइजेशन का फार्मूला लगा दिया जाता, तो फिर ये ग्रीवियंस पैदा नहीं होनी थी। इसलिए कि 2024 के बच्चे अगर आसान के ज़रिए से दोबारा इक्वलाइज हो के दोबारा कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो उनके अंदर एक फेयर कंपटीशन होना था, लेकिन ऐसी इक्वलाइजेशन पॉलिसी कोई नहीं लगाई गई। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2021 में जब बच्चों ने PMDC, जो कि उस वक्त PMC करार दी गई थी, उसका नाम तब्दील कर दिया गया था, तो उसके अंदर जब उन्होंने एडमिशन के लिए लिया और उसके साथ 2020 के MD कैट के बच्चे आए जिनका रिज़ल्ट आसान था, तो PMC ने, जो कि इस वक्त PMDC है, उन्होंने इक्वलाइजेशन फार्मूला बाकायदा लगाया और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है जो तकरीबन 10 से 12% एडजस्टमेंट लगाई MD कैट में, और जो रिज़ल्ट उसके बाद आया एडजस्टमेंट के बाद, उसके ज़रिए उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया। लेकिन इस साल क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला लगाया नहीं गया है, तो नतीजा ये है कि पूरे न सिर्फ पंजाब की हद तक बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मसला पैदा हो गया, और वो बच्चे जो इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहिए था, वो कभी गवर्नर हाउस में चले जाते हैं, कभी वो अरबाब इख्तियार के पास चले जाते हैं, कभी अदालतों का रुख करते हैं, लेकिन अभी तक इस मसले का हल नहीं निकाला गया, जबकि बहुत आसान मसले का हल था कि जी आप इनको इक्वलाइज़ करें। और दूसरा एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमेशा ये होता है कि जब भी MD कैट लिया जाता है, उसकी की को, असूल तो ये होना चाहिए था की ऐसी हो जिसमें रेक्टिफिकेशन की गुंजाइश ना हो, लेकिन हर साल ये होता है कि की के अंदर को मसले रह जाते हैं, फिर बच्चे उसके लिए दरख्वास्त देते हैं, उसके लिए एक बोर्ड बनता है, और फिर वो की अगर गलत हो तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है और हर बच्चे को उसका क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल तकरीबन कई हज़ार बच्चों ने PMDC को ये लिखे, खतूत लिखे, ईमेल्स किए कि ये 10 क्वेश्चन की जो की है वो सही नहीं है, लेकिन ताहाल उसका फैसला नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, मामला क्योंकि अब अदालत में और 22 दिसंबर तक यकीनन PMDC से भी इस पर जवाब तलब किया गया है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी अदालत से? ख्याल ये है कि PMDC अपने मौक़िफ़ पे अड़ा हुआ है, और उनका मौक़िफ़ एक ही है कि जी हमने क्योंकि कानून बना दिया है, इसलिए हमने उस कानून के मुताबिक वैलिडिटी को चैलेंज नहीं होने देना, और ना ही हमने उसके अंदर कोई इक्वलाइजेशन फार्मूला लगाना है, और वो अपने ही इक्वलाइजेशन फार्मूला जो 21 में लगाया गया उसको भी डिनाई करने के चक्कर में है। और मेरा ख्याल ये है कि इससे ना सिर्फ 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हक तलफी होगी, बल्कि अगर ये सिलसिला आगे चलता गया तो ये सिलसिला 2026 में भी रिपीट होगा, 27 में भी रिपीट होगा, तो बहुत मसला पैदा होगा। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मसूद अहमद शेख साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, जाहिर है मैटर इज नाउ सब जुडिस इन द कोर्ट, और कोर्ट ने फैसला करना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये अब महज खदशात या इल्ज़ामात नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म, खुली और मुसलसल हकीकत बन चुके हैं। बीजेपी और इसकी हलीफ हिंदुत्वा तंजीमों और सियासी जमातों के ज़ेरे असर हिंदुस्तान तेज़ी से एक ऐसी रियासत में तब्दील होता चला जा रहा है जहां मजहबी शनाख्त शहरी हुकूक पर हावी होती जा रही है। मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करने का यह अमल सियासी फ़ायदे, हुकूमती नाकामियों से तवज्जो हटाने और नफरत के सहारे इक़्तिदार को तूल देने की एक वाज़ेह हिकमत अमली का हिस्सा नजर आता है। नरेंद्र मोदी, जिसको दुनिया आज भी गुजरात के कसाब के नाम से जानती है, अपनी सियासी तारीख में मुसलमानों के खून से रंगे दामन के साथ इक़्तिदार की मसनद पर बराजमान है। उसकी हुकूमत में इस्लामोफोबिया रियासती पॉलिसी की सूरत अख्तियार कर चुका है। कभी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया घड़ा जाता है, तो कभी भारत में रहने वाले मुसलमानों को अंदरूनी दुश्मन करार देकर निशाना बनाया जाता है, ताकि आवाम को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और गिरती हुई मईशत से दूर रखा जा सके। इसी पस मंजर में हालिया दिनों बहार में पेश आने वाला वाकया महज एक फर्द का गैर अखलाकी फेल नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम की जहनीत का अक्कास है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, जो खुद को सेकुलरिज्म का अलंबरदार जाहिर करता है, लेकिन उसके दोहरे मयार का यह आलम है कि उसने एक सरकारी तकरीब के दौरान अपनी सारी असलियत बेनकाब कर दी।
मामला कुछ यूं पेश आया कि डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब में जब एक मुसलमान खातून डॉक्टर नुसरत परवीन स्टेज पर आई तो नीतीश कुमार ने ना सिर्फ तहजीब और अखलाक की हदें पायमाल की बल्कि उस खातून के हिजाब को सरेआम जबरदस्ती खींचते हुए उस एक नापाक जसारत की अमल ना सिर्फ एक मुसलमान खातून की तौहीन था बल्कि खवातीन के वक़ार, मजहबी आज़ादी और आइनी हुकूक पर खुला हमला भी था। एक मुंतखब वज़ीर आला का ऐसा रवैया इस बात का सबूत है कि भारत में इस्लामोफोबिया किस हद तक सरायत कर चुका है। यही वजह है कि इस वाक़े पर भारतीय सोशल मीडिया, इंसानी हुकूक के कारकुनान और अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया और ऐसा ही रद्द अमल मौलाना ताहिर अशरफी की जानिब से भी सामने आया। उनका इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। गुज़श्ता रोज एक मुसलमान बच्ची अपनी अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई है और वजीर आला बिहार उसका नकाब उतार रहा है। पूरी दुनिया को इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। गुज़श्ता 3 सालों में 150 से ज्यादा चर्च निशाना बनाए गए हैं हिंदुस्तान में। सिखों की इबादत गाह, मुसलमानों की मसाजिद, ये सब कुछ दुनिया के सामने है। मैं आज अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के आलमी इदारों के जिम्मेदारों से अपील करता हूँ और बिलखुसूस इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल और इस्लामी ताउन तंजीम में शामिल तमाम मुमालिक के कायदीन से अपील करता हूँ कि वह हिंदुस्तान की इस वहशत और बर्बरियत के खिलाफ मुत्तहिद होके इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर इस वाक़े को वसीतर तनाजुर में देखा जाए तो ये किसी एक दिन का मसला नहीं। प्रेस टीवी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तासुब और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक RSS के ज़ेरे असर हिंदुत्व एजेंडे के तहत मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय रियासती इदारों की खामोशी इस जबर को मजीद तक़वियत दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 3 मुस्लिम तलबा को क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर इस कदर हिरासा किया गया कि उन्हें एक मूर्ति के सामने झुकने और बैठक लगाने पर मजबूर किया गया। यह वाक़या भारत के इस दावे को झूठा साबित करता है कि वहाँ मजहबी आज़ादी मौजूद है। इसी तरह आगरा में ताजमहल के करीब एक 64 साला मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर को नौजवानों ने ज़बरदस्ती रोककर उसको हिंदू नारे लगाने पर मजबूर करने की कोशिश की, जो वाज़े मजहबी जबर की मिसाल है। रिपोर्ट के मुताबिक दाएं बाजू के हिंदू गिरोह खुले आम नफरत अंगेज़ तकारीर करते और मुसलमानों को तशद्दुद की धमकियाँ देते हैं। फिर इसी तरह बरेली में एक मुसलमान शहरी को 2 मंजिला मार्केट को गैर कानूनी करार देकर मिसमार कर दिया गया। जब ये रुझान आम होता जा रहा है कि मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वालों को भी जायदादों के इनेदाम की सज़ा दी जाती है, मजीद ये कि एहतजाज या किसी भी कानूनी हक के इस्तेमाल पर मुसलमान शहरियों को बिला जवाज़ गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सोशल मीडिया पर दाएं बाजू के गिरोह मुसलसल नफरत अंगेज़ और नफरत अंगेज़ी को हवा दे रहे हैं। ये सब इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मौजूदा हुकूमती पॉलिसीज़ भारत में इस्लामोफोबिया और फ़िरका वाराना कशीदगी को गैर मामूली हद तक बढ़ा चुके हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि वज़ीर आला का हिजाब खींचने का वाक़या एक फ़र्द की बदतमीज़ी नहीं बल्कि एक सोच, एक नज़रिए और एक निज़ाम की अक्कासी है। ये वो भारत है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन यह अक़लियत अदम तहफ़्फ़ुज़, तहकीर और जबर का शिकार है। जब तक नफ़रत की सियासत को रियासती सरपरस्ती हासिल, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे और भारत का सेकुलर चेहरा महज एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।